हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। और गणित शिक्षण की विधियों पे चर्चा करेंगे। देखिए, कोई भी टेट एग्ज़ाम होता है, स्पेशली प्राइमरी लेवल का जो होता है, उसमें से ये क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। चाहे आप सीटेट की बात करें, चाहे केवीएस की बात करें, चाहे एनबीएस की बात करें, चाहे डी ट्रिपल एस बी की बात करें। और साथ ही साथ जो बाल विकास और शिक्षा शास्त्र का जो सेक्शन होता है, उसके लिए इक्वली हेल्पफुल है। कुछ 10 मेथड पे चर्चा करेंगे जो मैथ्स टीचिंग की हैं। सबसे पहला है व्याख्यान विधि, फिर आगमन विधि, और आगमन और निगमन में कौन से सूत्र प्रयोग होते हैं, विश्लेषण और संश्लेषण में कौन से सूत्र प्रयोग होते हैं, योजना विधि, इसके जनक कौन है, इसमें क्या गुण दोष हैं, इन सारी चीज़ों पे चर्चा करेंगे। एक चीज़ समझने की ज़रूरत है, आजकल जो ट्रेंड चला है, जैसे व्याख्यान विधि के बारे में अगर हमसे पूछना चाहता है तो सबसे पहले स्टेटमेंट लिख देगा व्याख्यान विधि के बारे में निम्न में से कौन से कथन सत्य हैं, और 4 स्टेटमेंट आपको दे देगा। और इसके बाद ऑप्शन देगा कि कौन से ऑप्शन 1 2 3 सही है, या 2 3 4 सही है, या फिर 1 और 2 सही है, या फिर इनमें से कोई नहीं, या उपरोक्त सभी। ऐसे ऑप्शंस दिए जाते हैं। तो आपको ए टू जेड इसे समझने की ज़रूरत है, और कंप्लीट डिस्कशन होगा इन 10 मेथड से, और इनसे संबंधित कोई भी आपके मन में डाउट नहीं रह जाएगा अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट देखते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। बढ़ते हैं। सबसे पहला है व्याख्यान विधि, जिसे हम लेक्चर मेथड कहते हैं। अन्य नाम क्या है इसका? देखिए, प्रवचन विधि भी कहा जाता है, और यह एक पारंपरिक शिक्षण विधि है। पारंपरिक का मतलब जो ट्रेडिशनल वे में चली आ रही है बहुत प्राचीन काल से। इसे एक और नाम से जाना जाता है चाक एंड टॉक मेथड। मतलब चाक जो ब्लैक बोर्ड में आप यूज करते हैं, टॉक मतलब बोलना, चाक और अपनी बातचीत का सिर्फ एक जरिया होता है। वन मैन शो बोला जाता है, और टीचर सेंटर्ड होती है। तो ये सारी चीजें चाहें तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बेहतरीन होगा कि अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट देख लें और दोबारा जब देखें तो नोट्स प्रिपेयर करें। तो व्याख्यान विधि के बारे में जो हमने चर्चा करी अभी, तो उसमें से क्या देखा हमने कि प्रवचन विधि बोला जाता है, पारंपरिक विधि है, चाक एंड टॉक मेथड भी बोला जाता है, वन मैन शो बोला जाता है, और टीचर सेंटर्ड है। ठीक है, आगे बात करें व्याख्यान विधि के कुछ गुण और दोष पे चर्चा करते हैं। सबसे सरल विधि है, क्योंकि इसके लिए किसी चीज़ की जरूरत नहीं होती है। पाठ्यक्रम समय से समाप्त हो जाता है अगर हम व्याख्यान विधि का प्रयोग करते हैं। कम खर्चीली है, मतलब इसमें खर्च कम है, और विद्यार्थियों के श्रवण कौशलों का विकास होता है। ये इसके गुण की बात की गई है। मान लीजिए गुण से अगर पूछ रहा है कि व्याख्यान विधि के गुण के बारे में कौन से कथन सत्य हैं, तो इसमें से कोई एक ऑप्शन ये भी घुसेड़ देगा और आपसे क्वेश्चन पूछ देगा, और आप वहीं पे फंस जाते हैं, क्योंकि आपको पता है कि व्याख्यान विधि के बारे में हमें सब मालूम है। ठीक है, बात करें अगर दोस्त की, तो देखिए विद्यार्थी एक निष्क्रिय श्रोता यानी मूक श्रोता बन करके रह जाता है। वो सिर्फ शिक्षक की बातों को सुनता ही है, और इससे प्राप्त ज्ञान जो होता है वो अस्थाई मतलब टेम्पोरेरी होता है, स्थायी ज्ञान प्राप्त नहीं होता है। इसीलिए इसको बोला गया है कि अमनोवैज्ञानिक है। क्योंकि आज के जिस दौर में हम जी रहे हैं, जिस जनरेशन में जी रहे हैं, वहाँ पे चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन को बढ़ावा दिया जा रहा है, मतलब बाल केंद्रित, और ये पूरी तरह से शिक्षक केंद्रित है। और प्राथमिक स्तर पर अनुपयोगी है, क्योंकि बच्चों को आप व्याख्यान के माध्यम से यानी लेक्चर के माध्यम से नहीं पढ़ा सकते हैं। तो ये बात हुई कुछ लेक्चर मेथड के बारे में। आगे चलते हैं। आगमन विधि, जिसे हम इंडक्टिव मेथड बोलते हैं, बहुत ही प्यारी विधि है, प्राथमिक स्तर पर उपयोगी है, जिसकी हम बात कर रहे थे अभी। देखिए ना, क्योंकि शुरुआती दौर में होता ही यही है कि बच्चों को समझाने के लिए कौन सी विधि का प्रयोग किया जाए, तो आगमन विधि। इससे संबंधित बहुत सी चीजें जो फैक्ट के रूप में आप समझ पाएंगे, आगे स्लाइड में चर्चा करेंगे। फिलहाल देखते हैं विद्यार्थियों को सक्रिय रखने वाली मतलब एक्टिव रखने वाली एवं तार्किक क्षमता को बढ़ाने वाली विधि है। ठीक है, उनकी रीजनिंग पावर जो होती है वो बढ़ती है। सूत्रों की व्युत्पत्ति की समझ, सूत्रों की निष्पत्ति कैसे होती है, सूत्र बनते कैसे हैं, इसकी समझ हमें कहाँ से आती है? इंडक्टिव मेथड से। अधिकतर गणितीय सूत्रों की स्थापना इसी विधि से होती है। अब हम चूंकि मैथ्स पेडागोजी के सेक्शन पे चर्चा कर रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ पे गणित लिखा। बाकी विज्ञान वगैरह में भी यही विधि यूज होती है जो उसके सूत्रों की स्थापना करती है, और यह विधि पूरी तरह से मनोवैज्ञानिक है, मतलब चाइल्ड सेंटर एजुकेशन में प्रयोग की जा सकती है। आगे बात करते हैं आगमन विधि के बारे में। इसमें कौन कौन से सूत्रों का प्रयोग किया जाता है? ये कुछ 7 अगर सूत्र आप याद रखेंगे, तो इससे आप आगमन विधि, निगमन विधि, संश्लेषण विधि और विश्लेषण विधि, इन सभी को बेहतर ढंग से डील कर पाएंगे। ज्ञात से अज्ञात की ओर, मतलब जो हमें ज्ञात है और जो हमें नहीं ज्ञात है उसकी ओर बढ़ा जाता है, मतलब नोन टू अननोन, ये आप ध्यान रखेंगे। उदाहरण से नियम की ओर, उदाहरण से नियम की ओर मतलब एग्जाम्पल टू रूल चला जाता है। विशिष्ट से सामान्य की ओर, मतलब इस स्पेसिफिक टू जनरल, मतलब किसी विशिष्ट को लेंगे आप, स्पेसिफिक चीज को लेंगे, स्पेसिफिक पर्सन को लेंगे, और फिर उसका जनरलाइजेशन माने सामान्यीकरण करेंगे। सरल से कठिन की ओर चला जाता है, मतलब इजी टू डिफिकल्ट चला जाता है। मूर्त से अमूर्त की ओर चला जाता है, कॉन्क्रीट टू अब्स्ट्रैक्ट चला जाता है। आगमन विधि में स्थूल से सूक्ष्म, स्थूल से
सूक्ष्म की ओर मतलब ग्रॉस टू फाइन चला जाता है, आप ये समझ सकते हैं। और परिकल्पना से निष्कर्ष की ओर चला जाता है, मतलब हाइपोथेसिस से आप कंक्लूजन की ओर चलते हैं। तो ये 7 विधि आपको याद रखनी है कि आगमन में कौन सी प्रयोग होती है, और इसी से आप आगमन, निगमन, जो आपकी डिडक्टिव मेथड कहलाती है निगमन विधि, इसके बाद संश्लेषण और इसके बाद विश्लेषण, इनको बेहतर ढंग से समझ पाएंगे, डील कर पाएंगे इनके क्वेश्चंस को। एक बार पुनः दोहरा लेते हैं, आगमन में कौन से सूत्र का प्रयोग होता है, कौन कौन से सूत्रों का प्रयोग होता है। ज्ञात से अज्ञात, उदाहरण से नियम, सामान्य से विशिष्ट से सामान्य, सरल से कठिन, मूर्त से अमूर्त, स्थूल से सूक्ष्म और परिकल्पना से निष्कर्ष। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। फिलहाल यहाँ से आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं निगमन विधि के बारे में। डिडक्टिव मेथड बोला जाता है इंग्लिश में इसे, और यह आगमन विधि के विपरीत है और पूरक विधि है। और देखिए ये चीजें क्या होती हैं कि आगमन और निगमन विधि का हमें एक साथ प्रयोग करना चाहिए। पूरक का मतलब ये होता है कि एक के बिना दूसरी अधूरी रह जाएगी। गणित शिक्षण हमें आगमन से प्रारंभ करना चाहिए, मतलब इंडक्टिव मेथड से स्टार्ट करना चाहिए, और निगमन विधि मतलब डिडक्टिव मेथड से उसका जो है एक्सरसाइज यानी अभ्यास करना चाहिए। आई होप कि चीजें क्लियर हो गई होंगी कि आगमन से प्रारंभ करना है, निगमन में जाना है। आगमन के विपरीत है और पूरक विधि है। इसी तरह से अगर पूछा जाए आपसे कि निगमन की पूरक विधि कौन सी है, तो निगमन की पूरक जो है सप्लीमेंट्री होगी, तो वो कौन सी हो जाएगी आपकी आगमन विधि, और आगमन की पूरक विधि निगमन विधि हो जाएगी। बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं एनालिटिक मेथड मतलब विश्लेषण विधि के बारे में। किसी दी हुई समस्या को उसके छोटे छोटे अवयवों में बांटना या अध्ययन करना, बांटकर अध्ययन करना, ये चीज कहलाता है विश्लेषण। विश्लेषण का मतलब भी होता है कि आप बड़ी सी चीज को टुकड़ों में तोड़ दें, तो ये कहलाता है विश्लेषण। और लगभग निगमन में, अब देखिए आगमन के विपरीत सूत्रों का प्रयोग होता है। अगर आपने आगमन को बेहतर ढंग से समझ लिया है तो आगमन के विपरीत पूरे सूत्र यूज कर दीजिए निगमन में। और जो निगमन में आप समझ रहे हैं, जैसे मैं बात किया था, हमने बात की थी, यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए आगमन में हमने बात की थी मूर्त से अमूर्त, तो यहाँ पे कहाँ चलेंगे आप, अमूर्त से मूर्त की ओर चलेंगे, ठीक है। इसी तरह से हमने जनरल टू स्पेसिफिक टू जनरल बात की थी, तो यहाँ पे जनरल से स्पेसिफिक की ओर चला जाएगा। मतलब कोई एक होल पार्ट दिया हुआ है, एक होल पार्ट दिया हुआ है और उसके टुकड़ों में तोड़ तोड़ के आप आगे बढ़ेंगे। लेकिन आगमन में क्या होता है कि आप टुकड़ों में दिया होता है और उसे समझते हुए आप क्या करते हैं, निष्कर्ष निकालते हैं, जनरलाइजेशन करते हैं। आगे बात करते हैं, बहुत अच्छी सी परिभाषा दी हुई है। संश्लेषण विधि द्वारा सूखी घास से तिनका निकाला जाता है, किंतु विश्लेषण विधि से स्वयं तिनका घास से बाहर निकल जाता है। यह प्रोफेसर यंग ने कहा है, जो इंग्लिश में जुंग लिखा मिल जाएगा आपको, तो उसमें कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। ये नाम वही है, प्रोफेसर यंग ने ऐसा कहा है कि अगर संश्लेषण विधि द्वारा सूखी घास से तिनका निकाला जाता है, किंतु विश्लेषण विधि में क्या होता है कि स्वयं तिनका घास से बाहर निकाल आता है। ये परिभाषा दी गई है, एक स्टेटमेंट दिया गया है, कह सकते हैं कि विश्लेषण और संश्लेषण के बारे में प्रोफेसर यंग द्वारा। यहाँ से आगे बढ़ते हैं, देखिए कुछ इसके गुण और दोष पे चर्चा कर लेते हैं। ये जो विश्लेषण विधि हमने डिस्कस की, तो करके सीखने पर आधारित है, मतलब लर्निंग बाय डूइंग, अपेक्षाकृत स्थायी ज्ञान प्राप्त होता है, मतलब जो हमें नॉलेज मिलता है यहाँ से वो स्थायी होता है। तार्किक चिंतन के विकास में सहायक है, विद्यार्थी केंद्रित है, और विद्यार्थी केंद्रित है इसीलिए मनोवैज्ञानिक है। जटिल समस्याओं के लिए अधिक उपयोगी है, और इससे अन्वेषण भावना का मतलब बच्चे एक्सप्लोर करते हैं, डिस्कवर करते हैं, और इस चीज़ का ज़्यादा मौका मिलता है बच्चों को, इसलिए चाइल्ड सेंटर्ड भी है और मनोवैज्ञानिक भी है। यहाँ से आगे बढ़ते हैं, देखिए अब विश्लेषण को हमने चूंकि बेहतर ढंग से समझ लिया, तो संश्लेषण में हमें दिक्कत नहीं जानी चाहिए सिंथेटिक मेथड में, कि विश्लेषण के ठीक विपरीत वो पूरक विधि है। अब जो हमने विश्लेषण में चर्चा की उसी के विपरीत सूत्र इसमें यूज कर दीजिए। विपरीत सूत्र मतलब आगमन में जो प्रयुक्त होने वाले सूत्र हैं वो सब किसमें लागू होंगे, संश्लेषण में, और जो निगमन में प्रयुक्त होते हैं वो विश्लेषण में। इस तरह से आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पे, क्योंकि समय ज़्यादा ना लूँ मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कंटेंट कम समय में उपलब्ध कराई जा सके, परियोजना विधि की बात करते हैं, प्रोजेक्ट मेथड जिसे बोला जाता है। किलपैट्रिक इसके जनक है, परियोजना विधि के जनक पूछ दिया जाता है। इसके प्रतिपादक कौन है, तो किलपैट्रिक का नाम याद रखिएगा। अब देखिए इसको ट्रिक के माध्यम से भी समझ सकते हैं, योजना यानी प्रोजेक्ट समझ सकते हैं, इसको योजना विधि भी बोला जाता है। अब योजना का नाम सुनते हुए कि आप, किल मतलब क्या होता है, मारना, और किसी को मारना हो तो आप क्या करते हैं, योजना बनाते हैं, तो किलपैट्रिक योजना विधि से है। इस तरह से मैंने भी याद किया है और आप भी याद कीजिएगा, ठीक है। और ये किस पर आधारित है, जॉन डीबी के प्रयोजनवाद पर आधारित है, प्रैग्मेटिज्म पर आधारित है। तो ये चीज आपने ध्यान रखना है कि परियोजना विधि किस पर आधारित है, प्रयोजनवाद पर आधारित है, विद्यार्थी केंद्रित है एवं अत्यंत प्रभावी शिक्षण विधि है, लर्निंग बाय डूइंग पर आधारित है। अब प्रयोजनवाद पर जो भी आधारित होगा वो लर्निंग बाय डूइंग पर आधारित होगा, समझ के रखिएगा। ये क्वेश्चन यहाँ से बेहतर ढंग से पूछा जा सकता है कि कौन सी ऐसी विधि है जिसमें थॉर्नडाइक के अधिगम के तीनों नियम सीखने के तीनों नियम
प्रयुक्त होते हैं या शामिल है। तो अधिगम के तीनों नियम जो थॉर्नडाइक ने दिए, जिसे हम बिल्ली वाले बाबा बोल देते हैं, तो तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम, ये सीखने के तीनों मुख्य नियम जो हैं वो किसने दिए थे? थॉर्नडाइक ने दिए थे। और ये सब किस में शामिल है? परियोजना विधि में शामिल है। आई होप कि ये चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। नोट्स बनाइएगा, सेकंड टाइम जब वीडियो देखिएगा। मैं स्पीड से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। प्रोजेक्ट क्या होता है? देखिए, एक परिभाषा दी गई है, एक यहाँ पे और दूसरी यहाँ पे, दोनों को बेहतर ढंग से समझ लेते हैं। प्रोजेक्ट वह उद्देश्यपूर्ण कार्य है जिसे लगन के साथ सामाजिक वातावरण में किया जाता है। और ये किसने दिया है? किलपैट्रिक। किलपैट्रिक कौन है? परियोजना विधि के जनक हैं। तो आप समझ सकते हैं यहाँ से। एक और परिभाषा दी गई है जो स्टीवेंसन ने दी है। प्रोजेक्ट एक समस्या मूलक कार्य है जिसे स्वाभाविक परिस्थितियों में किया जाता है। प्रोजेक्ट एक समस्या मूलक कार्य है जिसे स्वाभाविक परिस्थितियों में किया जाता है। स्टीवेंसन ने यह परिभाषा दी, परियोजना विधि के बारे में दी। और किलपैट्रिक ने क्या कहा? प्रोजेक्ट वह उद्देश्यपूर्ण कार्य है जिसे लगन के साथ सामाजिक वातावरण में किया जाता है। होपफुली आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। परियोजना विधि के कुल चरण, आपसे डायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि परियोजना विधि यानी जो आपकी प्रोजेक्ट मेथड है उसके कुल कितने चरण हैं, उसमें कुल कितने चरण हैं, तो आपको बताना है 6 चरण हैं। कौन कौन से हैं? क्रम जमाने के लिए पूछा जा सकता है और पूछा भी गया है। तो देख लेते हैं। सबसे पहले समस्या का चयन करेंगे या फिर आप परिस्थिति उत्पन्न करेंगे। जब तक परिस्थिति उत्पन्न नहीं होगी तो आप परियोजना का मतलब प्रोजेक्ट का चुनाव नहीं कर सकते हैं, सिलेक्शन नहीं कर सकते हैं। प्रोजेक्ट का सिलेक्शन आपने कर लिया तो परियोजना का व्यवस्थित कार्यक्रम बनाएंगे और कार्यक्रम बनाने के बाद आप उसके अनुसार काम करेंगे। और जब काम करेंगे तो कार्य का मूल्यांकन करेंगे और संपूर्ण कार्य का फिर आलेख करना। तो ये क्रम है, इसको आप ध्यान रखिएगा। और ये क्रम किसी स्थिति में ऊपर नीचे नहीं हो सकता है। तो अब यहाँ से अब आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप इसका भी। अब देखिए, परियोजना विधि के जो गुण हैं उस पर चर्चा कर लेते हैं। मनोवैज्ञानिक विधि है क्योंकि लर्निंग बाय डूइंग पर आधारित है। परियोजना विधि और किस पर आधारित है? तो जॉन डीबी के प्रयोजनवाद पर आधारित है। इससे जो प्राप्त ज्ञान होता है वो टेम्परेरी नहीं होता है, वो स्थायी होता है। अन्वेषण प्रकृति का विकास होता है। मैंने बात किया, बच्चों को मतलब खोजने का ज़्यादा से ज़्यादा मौका मिलता है क्योंकि बच्चे जब खुद करके सीखते हैं तो उनको अन्वेषण का मतलब खोज का ज़्यादा से ज़्यादा मौका मिलता है। जिज्ञासा, रुचि, मनोवृत्ति का ध्यान रखा जाता है। मैंने बात की कि प्रयोजनवाद पर जो चीज़ भी आधारित होगी वो बच्चों को मतलब कुल मिला के विद्यार्थी केंद्रित होगी, चाइल्ड सेंटर्ड होगी और बच्चों को कार्य की स्वतंत्रता दी जाती है। होपफुली आप यहाँ भी समझ गए होंगे। अब पुनः आगे बढ़ते हैं। समस्या समाधान मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड की बात करते हैं। इसके बारे में कुछ चीज़ें समझें हम। यह एक वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक विधि है, मतलब साइंटिफिक भी है और मनोवैज्ञानिक भी है। लर्निंग बाय डूइंग के अवसर उपलब्ध होते हैं और छोटी कक्षाओं के लिए ज़्यादा उपयोगी नहीं है क्योंकि छोटी कक्षाओं में बच्चों को आप प्रॉब्लम देंगे, समस्या समाधान वो नहीं कर पाएंगे, इसलिए बोला गया है कि छोटी कक्षाओं के लिए उपयोगी नहीं है। अब समस्या समाधान के भी कुछ चरण हैं, वो भी हम बेहतर ढंग से समझ लेते हैं। देखिए, समस्या समाधान के अगर चरण की बात करें तो सबसे पहले आप समस्या की पहचान करेंगे। इसके बाद समस्या को डिफाइन करेंगे, परिभाषित करेंगे। फिर जो समस्या से संबंधित आंकड़े हैं उनको क्या करेंगे? इकट्ठा करेंगे। इसके बाद आंकड़ों का विश्लेषण करेंगे। आंकड़ों का विश्लेषण करने के बाद आप सही परिणाम प्राप्त करेंगे और सही परिणाम प्राप्त करने के बाद परिणाम का मूल्यांकन करेंगे, उनकी जांच करेंगे। तो होपफुली आप ये भी समझ गए होंगे बेहतर ढंग से, क्योंकि यहाँ पे भी 6 चरण दिए गए हैं आपको। देखिए, समस्या समाधान विधि में, परियोजना विधि में 6 चरण दिए गए हैं और 6 चरणों को आपको क्रम से जमाना है। हालांकि अगर बेहतर ढंग से समझने की कोशिश करें, एक दो बार देख लें आप इसे, तो अरेंज कर पाएंगे क्रम में और ये बेहतर होगा आपके लिए। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, गणित में ड्रिल वर्क मतलब अभ्यास कार्य का क्या महत्व है ये समझ लेते हैं। अभ्यास को कौशल अर्जन की कुंजी कहा जाता है। कौशल अर्जन मतलब स्किल्स जो आप गेन करते हैं उसकी कुंजी कहा जाता है किसे? अभ्यास को, मतलब प्रैक्टिस को। ठीक है, ड्रिल वर्क को कह सकते हैं। गलतियों को सुधारने के लिए बेहतर है क्योंकि जब तक आप अभ्यास नहीं करेंगे तो आपकी गलतियां सुधरेंगी नहीं। समस्या समाधान की योग्यता विकसित होती है जब आप अभ्यास करते हैं या आपको क्लास में अभ्यास कराया जाता है तो आपके सामने समस्या दी जाती है और समस्या समाधान की योग्यता विकसित होती है। इसमें शिक्षक की क्या भूमिका, क्या रोल है टीचर का, वो समझने की कोशिश करते हैं और शिक्षक को कैसे इसे मतलब अप्लाई करना चाहिए स्कूल में। तो देखिए, अभ्यास कार्य की जो अवधि है, जो टाइम पीरियड है, जो ड्यूरेशन है, उसे कम रखना चाहिए, मतलब छोटा रखना चाहिए। परिवर्तन और विविधता के सिद्धांत का पालन करना चाहिए, मतलब बच्चों को एक ही प्रकार की समस्याएं या एक ही प्रकार के कार्य नहीं देने चाहिए क्योंकि उससे बच्चे बोर हो जाते हैं। व्यक्तिगत भिन्नता को मतलब इंडिविजुअल डिफरेंस को ध्यान में रखना चाहिए। और चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की बात जहाँ भी की गई है वहाँ पे इंडिविजुअल डिफरेंस को ध्यान में रखना हमेशा कहा गया है, क्योंकि बच्चे की अगर व्यक्तिगत भिन्नता को, व्यक्तिगत बच्चे को आप समझेंगे नहीं, बच्चे की व्यक्तिगत भिन्नता को नहीं समझेंगे, उसकी कैपेसिटी को नहीं समझेंगे, तो आप चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में काम ही नहीं कर पाएंगे, मतलब बच्चों को नहीं पढ़ा पाएंगे। विद्यार्थी की सक्रिय भागीदारी को सुनिश्चित करता है अभ्यास कार्य और शिक्षक यहाँ पे
देखिए इन सब चीज़ों को मतलब ध्यान रखता है। एक चीज़ और बोली गई है यहाँ पे कि गणित में जो मौखिक कार्य होता है उसे मानसिक गणना बोला जाता है। मतलब ओरल वर्क को मैथ्स में क्या बोला जाता है? मेंटल कैलकुलेशन, मतलब मानसिक गणना। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं यहाँ से। मानसिक उद्वेलन विधि, इसका बड़ा भयानक नाम है। और एक और पूछा जाता है, मस्तिष्क झंझावात प्रविधि करके पूछा जाता है आपसे। सिंपली आप इंग्लिश वाले सेक्शन में देखेंगे तो ब्रेन स्टॉर्मिंग मिल जाएगा। और ब्रेन स्टॉर्मिंग की जब भी बात आए, एलेक्स ऑसबर्न का नाम याद रखिएगा। ऑसबर्न याद रखिएगा, ऑसबर्न ने अपनी पुस्तक अप्लाइड इमेजिनेशन में जो 1953 में प्रकाशित हुई थी, उसमें इसका जिक्र किया था। किसका? ये ब्रेन स्टॉर्मिंग मेथड का। तो ब्रेन स्टॉर्मिंग मेथड किससे संबंधित है? एलेक्स ऑसबर्न। कौन सी पुस्तक? अप्लाइड इमेजिनेशन। कब प्रकाशित हुई थी? 1953 में। और ये शायद जब पीएचडी कर रहे थे ना उसमें इनका एक कोई सब्जेक्ट था और उसमें इन्होंने इसका जिक्र किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये होता क्या है? उच्च संज्ञानात्मक योग्यताओं, मतलब जो हाई लेवल की जो आपकी कॉग्निटिव एबिलिटीज होती हैं, एवं सृजनात्मक चिंतन, सृजनात्मक चिंतन को मतलब क्रिएटिव थिंकिंग बोल सकते हैं, इसके विकास में अत्यंत सहायक होता है। और ये वास्तव में क्या होती है? मस्तिष्क उद्वेलन विधि या प्रविधि किसी वस्तु या संप्रत्यय के बारे में आपके मस्तिष्क में तत्कालीन अनगिनत विचार आ जाएं, और यही चीज़ कहलाती है कि मस्तिष्क उद्वेलन विधि। इसमें होता क्या है, इसको कैसे अप्लाई किया जा सकता है वो समझ लीजिए। यह एक सामूहिक सहभागी क्रियाकलाप है जिसे विद्यार्थी के छोटे छोटे समूह बनाकर प्रयोग किया जाता है। मतलब विद्यार्थियों के छोटे छोटे ग्रुप बना लें आप, और वहाँ पे इसका यूज़ कर सकते हैं। यह एक रचनात्मक समस्या समाधान विधि है, मतलब क्रिएटिव है, और समस्या समाधान की भी विधि है। तो मानसिक उद्वेलन विधि के बारे में जब भी बात पूछी जाए, एलेक्स ऑसमन का नाम रखिएगा याद। अप्लाइड इमेजिनेशन इनकी बुक का नाम था। कब प्रकाशित हुई थी? 1953 में। और ये जितनी भी मेंटल स्किल है, मतलब किसी भी चीज़ के बारे में आपके मस्तिष्क में तत्काल अनगिनत विचार आ जाएं, वो सारी चीज़ें क्या कहलाती हैं? मस्तिष्क उद्वेलन विधि ने ब्रेन स्टॉर्मिंग, मतलब ब्रेन को झकझोर के रख देता है कि कितनी तरह से आप सोच सकते हैं, कितने मतलब एक समस्या के बारे में कितने तरह के ऑप्शन आप निकाल सकते हैं। यही चीज़ कहलाती है मानसिक उद्वेलन विधि। ये एक सामूहिक सहभागी क्रियाकलाप है, मतलब बच्चे समूह में होते हैं, बच्चों के छोटे छोटे ग्रुप को बांट दिया जाता है और उसमें एक समस्या दी जाती है, और मतलब किसी ग्रुप में 4 बच्चे हैं या 5 बच्चे हैं, और वो अपने हिसाब से सोचने की कोशिश करते हैं कि एक समस्या के बारे में कितने ज़्यादा मल्टीपल ऑप्शंस निकाल सकते हैं, और मतलब सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो ये चीज़ कहलाती है ब्रेनस्टॉर्मिंग। आगे बढ़ते हैं यहाँ से। ये एक नई चीज़ है और यहाँ से क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। कंप्यूटर समर्थित अनुदेशन, मतलब कंप्यूटर बेस्ड लर्निंग, शिक्षण अधिगम की वह प्रक्रिया जिसमें कंप्यूटर की भूमिका हो। अब कंप्यूटर की भूमिका होगी तभी तो वो कंप्यूटर समर्थित अनुदेशन, मतलब कंप्यूटर बेस्ड लर्निंग कहलाएगी। समनुदेशन इंग्लिश में लर्निंग आपको लिखा मिलेगा। अब देखिए, विद्यार्थी के को स्वगति से, यहाँ पे स्वागति लिखा हुआ है, गलत है। स्वगति से मतलब अपनी गति से अधिगम के लिए उपयुक्त है। मतलब बच्चा अपनी गति से जितना समझ सकता है, जितनी उसकी क्षमता है, उसके हिसाब से वो मतलब स्टडी कर सकता है, लर्निंग कर सकता है। अब देखिए, कंप्यूटर बेस्ड लर्निंग का बहुतायत से प्रयोग कौन सी किसमें किया जाता है? अभिक्रमित अनुदेशन। अब अभिक्रमित अनुदेशन की बात आ जाए तो इसके प्रतिपादक कौन है? बी एफ स्किनर। वी एफ स्किनर, जी हाँ बिल्कुल आपने सही सुना, बुरहस फ्रेडरिक स्किनर जिनका पूरा नाम है। यहाँ पे कुछ चीज़ें और बात कर लेते हैं। देखिए, स्किनर द्वारा जो प्रतिपादित है मूल अभिक्रमित अनुदेशन, इसको क्या बोला जाता है? रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन। तो रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन की बात आए या मूल अभिक्रमित अनुदेशन की बात आए, इसके प्रतिपादक कौन है? स्किनर है। अब देखिए, नॉर्मन ई क्राउडर द्वारा विकसित जो शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन है, शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन ये दूसरा प्रकार है। मूल अभिक्रमित अनुदेशन बी एफ स्किनर, शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन नॉर्मन ई क्राउडर, और अभिक्रमित अनुदेशन के तीसरे प्रकार का जो प्रतिपादन किया उनका नाम है प्रोफेसर गिलबर्ट। और जिसे मैथमेटिक्स मत समझिएगा, मैथेटिक्स ना यहाँ पे गलत लिखा हुआ है और ना आप गलत सुनिएगा, मैथेटिक्स मैं बोल रहा हूँ, मैथमेटिक्स नहीं बोल रहा हूँ। तो ये समझने का प्रयास कीजिएगा आप कि अभिक्रमित अनुदेशन के तीसरे प्रकार का प्रतिपादन किसने किया था? प्रोफेसर गिलबर्ट ने, जिसे मैथेटिक्स के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, और ये लगभग लास्ट स्लाइड है। बुरहस फ्रेडरिक स्किनर द्वारा प्रतिपादित मूल अभिक्रमित अनुदेशन के प्रमुख जो सिद्धांत हैं, कितने हैं? 5 सिद्धांत दिए थे। यहाँ पे कलर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। प्रिंसिपल ऑफ स्मॉल स्टेप, प्रिंसिपल ऑफ एक्टिव रिस्पॉन्स, प्रिंसिपल ऑफ इमीडिएट कंफर्मेशन, प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ पेसिंग, प्रिंसिपल ऑफ स्टूडेंट टेस्टिंग। तो ये 5 आप सिद्धांत याद रखिएगा। यहाँ से इसके बारे में डिटेल नहीं पूछा जाएगा। इसमें से आप ऑप्शन अगर आपको देता है तो आपसे ये पूछा जाएगा कि कौन सा नहीं है सिद्धांत में से, मतलब वी एफ स्किनर द्वारा जो प्रतिपादित मूल अभिक्रमित अनुदेशन जो सिद्धांत है उनमें से ये कौन सा नहीं है। ठीक है, तो आपके ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। आई होप कि 10 मिनट के अंदर आपने इतनी सारी चीज़ें 10 मेथड समझ ली, उसके बारे में डिटेल समझ ली, और इससे ज़्यादा डिटेल किसी एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा आपसे।
वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, और सभी शिक्षक भर्ती परीक्षाओं के लिए इक्वली हेल्पफुल है, स्पेशली फॉर एमपी टेट वर्ग 3 के लिए। और इस वीडियो को अगर आप देख रहे हैं तो ये सीरीज जारी रहेगी, और इतनी डिटेल में मैथ पेडागोजी की प्रिपरेशन मुझे नहीं लगता कि यूट्यूब में कोई कराता होगा, क्योंकि ये कंटेंट ऐसे हैं जो पेड होते हैं, फ्री में कोई नहीं देने की कोशिश करता है। तो आई होप कि अब आप समझ गए होंगे। कंटिन्यूस देखिएगा, वॉच करिएगा वीडियो को। अगर आपको ठीक लगता है तो चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, अदरवाइज़ कोई ज़रूरत नहीं है। वीडियोज़ रेगुलर देखते रहिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।